गुड मॉर्निंग। आज कल अपन ने 4th चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और अपने कल बात की थी ये जो प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे अपन इस चैप्टर में, प्रतिरक्षा तंत्र, और अपन पढ़ रहे थे रक्त समूह। तो पहले अपन प्रतिरक्षा की बात कर रहे थे, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे, अपन इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कल ये चैप्टर कितने नंबर का है, आपके 3 मार्क्स का है। देखो मैंने आपको पहले बात की थी, आपके बायोलॉजी का जो पोर्शन है सेकेंड वाला चैप्टर जो है आपके थोड़ा लंबा है, 6 नंबर का है। फर्स्ट और आपके थर्ड चैप्टर 4 नंबर के हैं, और आपके 4th नंबर चैप्टर ये 3rd नंबर का है, ठीक है। अपन ये बात कर ली थी वे प्रतिरक्षा क्या होता है, ठीक है। आपके प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो अपन पढ़ा था प्रतिरक्षा विधि 2 प्रकार की होती है, स्वाभाविक, है ना। इन सब के बारे में अपन कल बात की थी, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा कल वाला जो है रिवाइज करा देता हूँ कि प्रतिरक्षा के बारे में अपन पढ़ा था कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो इसके अपन 2 प्रकार पढ़े थे कि जो प्रतिरक्षा होती है 2 प्रकार की पढ़ी थी। पहला था आपके स्वाभाविक, ठीक, इसके नाम वो लिख देता हूँ अलग अलग जो है। एक था आप स्वाभाविक कह सकते हैं इसे, सामान्य कह सकते हैं इसे, जन्मजात कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा अपन इसे क्या कह सकते हैं, अनिर्दिष्ट कहा जा सकता है, प्राकृतिक कह सकते हैं। ये कुछ इसके नाम थे, आपको याद रखना है। फिर अपन बात कर रहे थे, इसे कहते थे उपार्जित। दूसरा जो विधि थी उपार्जित विधि, है ना, आगे विधि लिख लीजिए आप, दोनों में सबके विधि आ जाएगा। उपार्जित विधि पर कह सकते हैं, अर्जित कह सकते हैं, अनुकूलन का कह सकते हैं, अनुकूलन विधि कह सकते हैं। इसके अलावा अपन इसे विशिष्ट विधि भी कह सकते हैं। ये कल अपन इतना पढ़ लिया था इनके बारे में। स्वाभाविक के आपके जो है इनके 4 प्रकार पढ़ लिए थे, उपार्जित के 2 प्रकार पढ़ लिए थे, प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है, सबकी बात कर चुके थे। आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे प्रतिजन के बारे में कि भाई प्रतिजन जो क्या है, क्या होता है, उसकी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि भाई प्रतिजन क्या चीज़ होती है उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले कल बात की थी, मैंने आपको बताया था कि प्रतिजन का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने शरीर में आने वाला पदार्थ जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो प्रतिजन है। सिंपल से थोड़ा सा और देखो डिटेल में पढ़े प्रतिजन के बारे में, कल पढ़ाया था मैंने, वैसे आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि भाई प्रतिजन क्या कार्य करता है। कि भाई प्रतिजन अपने शरीर में आएगा, ठीक है, आते क्या करेगा, अपने शरीर में जो बी लिम्फोसाइट्स होती है, बी लसिकाणु बोला जाता है हिंदी में, बी लसिकाणु कोशिका होता है, इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। बी लसिकाणु क्या होगी, कोशिका सक्रिय होगी, ये क्या करेगी, प्लाज्मा कोशिका को निर्माण को प्रेरित करेगी। क्योंकि ये प्लाज्मा कोशिका जो होती है बी लसिकाणु का ही भाग है, या बी लसिकाणु को भी प्लाज्मा कोशिका कहा जाता है, जो आगे प्लाज्मा कोशिका बनाती है। ये प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, फिर प्रतिरक्षी बनाती है। क्या बनाती है, प्रतिरक्षी कहते हैं या एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी बनाएगी। तो प्रतिजन का कार्य क्या है, अपने शरीर में प्रवेश करेगा रोगाणु के रूप में। तो इसके उन्मूलन के लिए क्या होगा, सबसे पहले बी लसिकाणु सक्रिय होगी, ये प्लाज्मा कोशिका को सक्रिय करेगी, और प्लाज्मा कोशिका क्या करेगी, प्रतिरक्षी बनाएगी, जो प्रतिजन से क्रिया करके क्या करेगी, इसको नष्ट करने का कार्य करेगी, ठीक है। ये तो हो गया प्रतिजन के बारे में। अब प्रतिरक्षी की बात करें तो प्रतिरक्षी क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखो प्रतिरक्षी जो क्या होता है, इसे बोला जाता है, एंटीबॉडी भी लिखा ही था, प्रतिजन को आपको कहा जाता है एंटीजन। तो प्रतिरक्षी क्या करेगा, जैसे ही प्रतिजन अपने शरीर में आता है तो पहली बात तो समझिए प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्या होता है, जैसे प्रतिरक्षी अपने शरीर, प्रतिजन अपने शरीर में आता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। और प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करती है, बी लसिकाणु कोशिका प्लाज्मा कोशिका के साथ किसका निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। फिर प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया होती है। तो ये चीज़ है ना, प्रतिजन और प्रतिरक्षी पूरे, जैसे मान लीजिए प्रतिजन है, यह खाद, ये प्रतिरक्षी है, तो ये दोनों एक दूसरे से आपस में से नहीं क्रिया करेंगे। तो प्रतिजन जो होते हैं प्रतिरक्षी से कुछ विशिष्ट स्थानों से ही जुड़ते हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होता है। ये अपने बात हो चुकी थी कल अपने। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रतिजन के बारे में और डिटेल में, ठीक है। प्रतिजन या इंग्लिश में कहा जाता है इन्हें एंटीजन, एक ही चीज़ है, ध्यान रखना, इसका कोई विशेष फर्क नहीं है। तो सबसे पहले कि वे साधारण रूप में इसको क्या कहते हैं कि शरीर में बाहर से आने वाला जो रोगाणु है या पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंटीजन। तो बाहर से आने वाले रोगाणु, बाहर से आने वाले रोगाणु क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। कितवारी प्रतिजन की परिभाषा पढ़ चुके हैं, याद हो गई होगी आपको। अब इनका भार की बात करें
तो इनके आणविक भार की बात करते हैं कि भाई इनका भार कितना होता है, आणविक भार इसकी बात करें तो इनका आणविक भार जो होता है लगभग कितना माना गया है, 6000 डाल्टन। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक हुए थे, आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर, डाल्टन, ठीक है, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। सबसे पहले कहा था विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाज्य, फिर बाद में पता चला विभाजित है ना। तो ये कितना होता है, 6000 डाल्टन या इससे ज़्यादा हो सकता है। डाल्टन क्या है, वैज्ञानिक नाम पर एक इकाई है। ज़्यादा सोचने की, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आणविक भार 6000 डाल्टन हो गया। अब भी ये जो प्रतिजन होता है इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, मतलब किन से, प्रतिजन भी किससे बने हो सकते हैं, प्रतिजन भी तो क्या है, कोई ना कोई रचना ऐसे किस किस की बनी होती है, तो इनका रासायनिक संगठन मतलब किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये देखो प्रोटीन के भी हो सकते हैं, आपके पॉलीसेकेराइड के भी हो सकते हैं। ये रासायनिक पदार्थ है, ध्यान रखना आप, है ना। पॉलीसेकेराइड के बने हो सकते हैं, लिपिड के बने हो सकते हैं, या फिर आपके किसके बने हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है डीएनए और आरएनए, इनसे मिलकर बने हो सकते हो। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई आपके प्रतिजन किन से मिलकर बने होते हैं, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है। अब आगे देखिए इसकी बात करते हैं। कभी कभी देखो ये तो हो गया इसके बारे में। अब क्या होता है, प्रतिजन जो होता है बाहर से आने वाला रोगाणु, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने शरीर की कुछ कोशिकाएं भी होती है जो क्या कार्य करती है, प्रतिजन का कार्य करती है, ठीक है। अब शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रतिजन का कार्य कर सकती है, जिससे आपको पता होगा, सुना होगा, विषाणु संक्रमित, कि विषाणु से संक्रमित जो आपके कैंसर कोशिकाएं जो होती है, या कैंसर पीड़ित जो कोशिकाएं होती है, वो क्या कार्य करती है, वो भी अपने शरीर में क्या करती है, एंटीजन का कार्य करती है। तो कैंसर पीड़ित कोशिकाएं जो होती है वो भी क्या कार्य करती है, अपने शरीर में एंटीजन का कार्य करती है। तो ये चीज़ जरूरी नहीं है कि एंटीजन हमेशा बाहर से आने वाला ही हो। कभी कभी शरीर के अंदर के कुछ पदार्थ या कुछ कोशिकाएं जो होती है वो एंटीजन की तरह कार्य कर सकती है। तो इस चीज़ का भी आप खास तौर से ध्यान रखें। ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई एंटीजन की तरह कौन कार्य कर सकती है। तो एंटीजन की तरह आपके विषाणु हैं, ठीक है, विषाणु संक्रमित कोशिका या कैंसर पीड़ित कोशिकाएं क्या कर सकती है, एंटीजन का कार्य कर सकती है। अब आप इसके आगे देखिए, इसकी आगे बात करते हैं कि भाई सबसे पहले जब अपने शरीर में प्रतिजन आएगा, एंटीजन आएगा, तो ये मान लीजिए प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षा विधि इससे क्रिया करेगी। अभी पढ़ा था प्रतिरक्षा विधि दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक और आपके दूसरी क्या थी, स्वाभाविक कह सकते हैं, और दूसरी को अपन क्या कर सकते हैं, उपार्जित कह सकते हैं, है ना, अनुकूलन कह सकते हैं, विशिष्ट कह सकते हैं, जो इच्छा हो अपन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी अपने शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करता है तो सबसे पहले प्रतिजन से कौन सी आपके प्रतिरक्षा क्रिया करती है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, ये सबसे पहले क्या करती है, प्रतिजन से क्रिया करती है। मान लीजिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा इसको नष्ट कर देती है तो बात ठीक है। यदि इससे नष्ट नहीं होती है तो फिर प्रतिजन जो है आपके प्रतिजन से कौन क्रिया करेगी, विशिष्ट जो प्रतिरक्षी है वो क्रिया करेगी। विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या करती है, या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो है इसके द्वारा प्रतिजन को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ तक क्लियर कि भाई प्रतिजन क्या है, इनका आणविक भार क्या होता है, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है। जरूरी नहीं है कि प्रतिजन हमेशा बाहर से आने वाला रोगाणु हो, कभी कभी शरीर के अंदर की कुछ कोशिकाएं पदार्थ जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आपके एंटीजन की तरह व्यवहार कर सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि क्या ऐसा हमेशा होता है कि प्रतिजन जो बाहर से आने वाले होते हैं उन्हीं को कहते हैं, कारण दीजिए, यस, हाँ या नहीं, कारण दीजिए, ठीक है। तो कारण क्या देंगे, प्रतिजन जरूरी नहीं है कि बाहर वाला हो, प्रतिजन के रूप में अंदर वाली कोशिकाएं भी कार्य कर सकती है, ठीक है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं, इसके आगे बात करें तो उसको साफ रफ कर लेते हैं पहले। इसके आगे देखिए आप कि जो प्रतिजन होते हैं वो विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होते हैं और प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते, ध्यान रखना। अभी मान लीजिए क्या पढ़ा कि भाई स्वाभाविक काम नहीं करेगी तो प्रतिजन किससे क्रिया करेगा, विशिष्ट प्रतिरक्षा से क्रिया करेगा। और विशिष्ट प्रतिरक्षा से क्रिया करने के बाद विशिष्ट प्रतिरक्षा में पढ़ा था कि ये किसी एक पर्टिकुलर जो प्रतिजन आएगा उसे क्रिया करके उसको नष्ट करने की कार्य करती है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या करती है, जब क्रिया करती है तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होती है, आपस में क्रिया होती है। प्रतिजन प्रतिरक्षी जो क्रिया होती है, ठीक है, प्रतिक्रिया कह सकते हैं आप, इसे क्रिया कह सकते हैं।
तो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है। तो ध्यान रखना, प्रतिजन को नष्ट करने के लिए कौन सी क्रिया होती है कि वे प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में जुड़ेंगे, क्रिया करेंगे। इसके आगे अपन बात करें कि मान लीजिए जो प्रतिजन है, ठीक है, कि भाई प्रतिजन जो है वो मान लीजिए प्रोटीन के अलावा किसी अन्य पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। कभी मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई प्रतिजन जो होता है वो प्रोटीन का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड का भी हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल का भी हो सकता है बना हुआ, लिपिड का भी बना सकता है। मान लीजिए प्रतिजन प्रोटीन के अलावा किसी और पदार्थ का बना हुआ है, जैसे मान लीजिए पॉलीसेकेराइड जो अपने शरीर में प्रतिजन आ रहा है, मान लीजिए वो क्या बना, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है या लिपिड का बना हुआ है। तो वो लिपिड या पॉलीसेकेराइड का बना हुआ जो होगा तो क्या होगा कि प्रतिरक्षी के साथ लंबे समय तक क्रिया नहीं कर सकता, कुछ समय तक ही क्या करेगा, प्रतिरक्षी के साथ सक्रिय रहेगा। यदि मान लीजिए प्रतिजन प्रोटीन का बना हुआ है तो ये प्रतिरक्षी के साथ क्या होता है, काफ़ी समय तक रहता है और उसे क्रिया करता है, ठीक है, अधिक सक्रिय रहता है। कौन, प्रतिजन। प्रतिजन क्या रहेगा, अधिक सक्रिय रहेगा, अधिक समय तक प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। अधिक सक्रिय कब, जब प्रतिजन किसका बना हो, प्रोटीन का बना हो। चीज़ क्लियर। अब आगे अपन बात करते हैं, देखो क्या है कि भाई प्रतिजन जो होता है पूरा प्रतिरक्षी से नहीं जुड़ता है। बेबी अपन क्या पढ़ा कि प्रतिजन शरीर में आएगा, प्रतिरक्षी अपना शरीर बनाएगा, दोनों क्रिया करेंगे। लेकिन क्रिया में दोनों जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए प्रतिजन है, ये प्रतिरक्षी, तो पूरे दोनों नहीं जुड़ेंगे। तो प्रतिजन जो होते हैं वो प्रतिरक्षी से पूरे रूप से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, पूरे शरीर से क्रिया नहीं करते हैं। तो कुछ विशिष्ट अंश ही क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट भाग ही जो होते हैं प्रतिजन के, वो प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं। तो जो वह भाग, जो प्रतिजन के वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटीजन के में या एंटीजनी के में एक ही बात, एंटीजनी निधारक कहा जाता है। एंटीजनी निधारक या इंग्लिश में से बोलते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। ये वर्ड याद नहीं रखना, इसका एक और वर्ड दिया हुआ है एपिटोप, इंग्लिश में दिया हुआ है एपिटोप, हिंदी में याद लिख लीजिए एपिटोप। ये आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। क्या है, अभी क्या पढ़ा कि जैसे मान लीजिए ये एंटीजन आ गया शरीर में, ठीक है, और ये आपके ये एंटीजन है पूरा इतना बड़ा, और ये आपके एंटीबॉडी है, ये भी इतनी बड़ी। अब एंटीजन अपने शरीर में आए तो दोनों आपस में जाहिर सी बात क्रिया करेंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा शरीर ये इससे पूरा जुड़ जाएगा, इससे पूरा जुड़ नहीं। तो एंटीजन का कुछ भाग, मान लीजिए ये इतना सा ही भाग क्या करेगा, इस एंटीबॉडी से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, बाकी भाग फ्री रहेंगे, अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ दें तो ये आपस में जुड़ गए भाग, बस ये इसका भाग फ्री है, इसका भाग फ्री है। तो ये जो जुड़ने वाली की भाग है इसे क्या कहा जाता है, एंटीजन निधारक, ठीक है। और इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, एपिटोप कहा जाता है। ध्यान रखना, एपिटोप पूछा जाएगा एग्जाम में। एंटीजनी निधारक बोलेंगे तो कोई बता देगा। यदि एक एग्जाम आ गया एपिटोप क्या होता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना, कि एपिटोप क्या होता है। अब देखिए आप आगे, एपिटोप तो हो गया। इसके आगे अपन बात करते हैं कि प्रोटीन में करीब कितने 6 से 8 अमीनो अम्ल, आपको पता है प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन के अंदर कम से कम 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला पाई जाती है जो एंटीजन निधारक जो होता है उसका क्या करती है, निर्माण करती है। कि वो एंटीजन निधारक जो है वो क्या होते हैं आपके, कि 6 से 8 अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है वो आपके क्या कार्य करती है, एंटीजन निधारक के रूप में कार्य करती है। और एक प्रोटीन में आपके जो होते हैं बहुत सारे एंटीजन निधारक क्षेत्र पाए जाते हैं, कि वे 6 से 8 अमीनो अम्ल मिलकर क्या करते हैं, एंटीजन निधारक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और एक प्रोटीन में एंटीजन निधारक क्या होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, इनकी संख्या फिक्स नहीं है कि वे एक प्रोटीन के अंदर कितने एंटीजन निधारक हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो जो प्रोटीन के अंदर एंटीजन निधारक जो होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है, एंटीजन की संयोजकता कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, एंटीजन की संयोजकता कहा जा सकता है। एंटीजन की क्या कहा जा सकता है, संयोजकता। संयोजकता मतलब क्या हो गया कि भाई एक प्रोटीन के अंदर कितने एंटीजन निधारक क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब एक प्रोटीन के अंदर एंटीजन कितनी जगह से प्रतिरक्षी से जुड़ सकता है, उसे क्या बोलेंगे, एंटीजन की संयोजकता कहा जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे जीवाणु, ज़्यादातर अधिकांश जीवाणु की बात करें मुख्य रूप से, कि अधिकांश हम लोग 100 में से आप 70-75 अधिकांश जीवाणुओं के अंदर कितने एंटीजन क्षेत्र हो सकते हैं, 100 से भी अधिक हो सकते हैं। मतलब कहने के मतलब अधिकांश जीवाणुओं में आपके एंटीजन की संयोजकता कितनी हो सकती है, 100 या 100 से भी अधिक हो सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब अपन पढ़ते हैं
कि जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है वो प्रतिजन के विनाश के लिए क्या क्रियाविधि अपनाती है। कि भाई अपने शरीर में एंटीजन आ गया मतलब प्रतिजन आ गया, तो एंटीजन जो होता है वो किसे क्रिया करेगा, विशिष्ट प्रतिरक्षी से क्रिया, विशिष्ट प्रतिरक्षी होता है वो एंटीजन से क्रिया करता है और उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षी एंटीजन को नष्ट करने के लिए क्या क्या क्रियाविधि करता है, कौन कौन से स्टेप है, उनकी बात करेंगे। तो इसमें अपन मुख्य रूप से 4 स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई प्रतिरक्षी का, विशिष्ट प्रतिरक्षी का क्या कार्य है कि भाई सबसे पहले कि भाई एंटीजन को पहचाने कि जो एंटीजन आया है वो कैसा है, कैसा मतलब अंतर्निहित है कि भाई शरीर का अंदर का ही है या आपके जो शरीर के बाहर से आया। तो पहला अंतर ये करना है कि भाई अंतर्निहित है या बाह्य है, चीज़ क्लियर। फिर दूसरा क्या है, मान लीजिए पता लग गया कि प्रतिजन क्या है, बाह्य प्रतिजन है, बाह्य प्रतिजन है, ठीक है। तो बाह्य प्रतिजन है तो फिर उसमें क्या करना है, एंटीजन निधारक कितने उनका पता लगाना कि भाई इसमें एंटीजन निधारक क्षेत्र कितने हैं, या एंटीजन निधारकों को पता लगाना, ताकि वहाँ पे क्या हो, एंटीजन निधारकों की आपको क्या करना है, संरचना के अनुसार कि भाई एंटीजन निधारक है उनकी संरचना कैसी है, उसके अनुसार क्या करेगी, बी लसिकाणु जो है, मैंने आपको बताया था बी लिम्फोसाइट अभी एंटीजन में, तो ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, इसकी सहायता से किन कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। तो प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या किया जाएगा, आपके निर्माण किया जाएगा। 2 स्टेप हो गए आपके। तीसरा स्टेप क्या है कि जो प्लाज्मा कोशिका के द्वारा क्या बनाया जाएगा, विशिष्ट प्रतिरक्षी के निर्माण। फिर ये प्लाज्मा कोशिका क्या करेगी, किसका निर्माण करेगी, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी, हो गया। और लास्ट में क्या होगा, 4th पॉइंट कि प्रतिजन जो होगा वो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। प्रतिजन किससे क्रिया करेगा, प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। और फिर कोशिका माध्यित, CMI शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इस फुल फॉर्म में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के द्वारा प्रतिजन को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। 4 स्टेप वापस बता रहा हूँ, टेंशन लेने का काम नहीं। देखो सुनो कि भाई अपन को क्या करना है कि भाई शरीर में एंटीजन आ गया है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा उसको नष्ट करने के लिए क्या कार्य करती है, तो विशिष्ट प्रतिरक्षा सबसे पहले क्या कार्य करेगी कि जो एंटीजन आया है उसका पता लगाएगी कि वो अंतर्निहित है या बाह्य है, मतलब अंदर वाला ही प्रतिजन है या बाहर से आया, ठीक है। पता चला कि बाहर से आया, बाह्य प्रतिजन है, तो उसके एंटीजन निधारकों को पता लगाया जाएगा। और एंटीजन निधारक को पता लगा के क्या किया जाएगा, जो बी लसिकाणु है, बी लिम्फोसाइट है, ये क्या करेगी, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये प्लाज्मा कोशिका को क्या करेगी, विशिष्ट प्रतिरक्षी बनाएगी कि भाई इसके एंटीजन इतने हैं, इसके लिए ये जो प्रतिरक्षी है वो सही रहेगा। तो विशिष्ट प्रतिरक्षी का पता लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो आपके प्रतिजन है उससे प्रतिरक्षी क्रिया करेंगे, दोनों जुड़ेंगे, फिर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रतिजन का नष्ट हो जाता है, प्रतिजन खत्म हो जाता है। तो ये प्रतिजन के बारे में डिटेल हो गया, आराम से पढ़ा दिया मैंने आपको सभी पॉइंट्स। अब अपन आगे पढ़ते हैं प्रतिरक्षी के बारे में, जो आज अपने लक्ष्य छेड़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे। तो प्रतिरक्षी क्या है उसके बाद, जैसे अपने एंटीजन पढ़ा उसी प्रकार से अपन को क्या पढ़ना है, आपके प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में देखिए बात कि भाई प्रतिरक्षी क्या है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी या इंग्लिश में बोला जाता है एंटीबॉडी, इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, एंटीबॉडी, ठीक है। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। और शॉर्ट में से इम्यूनोग्लोबिन को क्या लिखा जाता है, IG, ध्यान रखेंगे कि प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, IgG लिखा जाता है। अब अपन आगे बात करें कि भाई किसके द्वारा बनी होती है प्रतिरक्षी, तो अभी बताया था प्रतिरक्षी को कौन बनाता है, प्लाज्मा कोशिका बनाती है, ध्यान रखना। कौन सी कोशिका बनाती है, तब तो प्लाज्मा कोशिका। कौन सी प्रोटीन बनाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, गामा, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन जो होती है, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है उससे मिलकर बनी होती है, ध्यान रखना, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन।
2 पॉइंट बन सकते हैं। प्रतिरक्षी को किस रूप में लिखा जाता है? IG, ठीक है, IG की फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद में आपके प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं? जब तो कोशिका पूछे तो प्लाज्मा कोशिका, 1 नंबर का क्वेश्चन। यदि मान लीजिए प्रोटीन पूछे कि भाई प्रतिरक्षी कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, तो गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन। गामा को किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान रखना, संकेत का भी मुख्य रूप से काम आता है, संकेत भी पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में कि भाई ये आपके कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये रक्त में पाई जाती है, आपके प्राणियों के रक्त में। अन्य तरल पदार्थ जो प्राणियों में होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है प्राणियों के अंदर? तो ये रक्त में और तरल पदार्थों के अंदर पाई जाती है। मैं हर छोटे से छोटे पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ, 1 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कि भाई प्रतिरक्षी जो होते हैं उसका कार्य क्या है? प्रतिजन को पहचान कर उसको नष्ट करना। कि भाई प्रतिरक्षी का कार्य क्या है? प्रतिजन को पहले पहचाने, कौन सा अभी बात की थी, फिर उसको क्या कर देना? नष्ट करना होता है। तो ऐसी एक चीज़, एक परिभाषा और आई है आपके, ध्यान रखना कि भाई प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, कि भाई प्रतिरक्षी का वह भाग जो किससे क्रिया करता है? प्रतिजन से क्रिया करता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इंग्लिश में कहा जाता है उसे पेराटोप। ऐसे लिखाएगा पेराटोप, एपिटोप और पेराटोप, ठीक है। दोनों महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यहाँ बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, बच्चे अक्सर ही गलती करते हैं, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कौन सी कोशिका से बनी होती है प्रतिरक्षी? प्लाज्मा कोशिका से। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन IG। कौन सी प्रोटीन बनी होती है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की। कहाँ पाई जाती है प्राणी शरीर में? रक्त और तरल पदार्थों में पाई जाती है। कार्य क्या है? प्रतिजन को पहचान कर उसको नष्ट करना। कि भाई प्रतिरक्षी का जो वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे क्या कहा जाता है? पेराटोप कहा जाता है। ये तो बेसिक जानकारी होगी। अब अपन पढ़ते हैं प्रतिरक्षी की संरचना, ठीक है। कि भाई प्रतिरक्षी जो क्या है, उसका डायग्राम कैसा होता है, उस सब की बातें करेंगे। तो पहले अपन हेडिंग लिख लेते हैं, प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं इसको फास्टली अपन थोड़ा सा। डायग्राम से क्या आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके प्रतिरक्षी का डायग्राम हो गया, लगभग कंप्लीट ही है, ठीक है। अब देखो अपन इसके साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। कि भाई सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरक्षी की, कि भाई प्रतिरक्षी का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के Y अक्षर जैसा दिख रहा है। अंग्रेजी का Y अक्षर कुछ ऐसा होता है, देखो इसी प्रकार का दिख रहा है। तो अंग्रेजी के Y अक्षर जैसा होता है। इसमें संरचनात्मक कितनी इकाइयाँ पाई जाती है? 4, ठीक है। कितनी इकाइयाँ पाई जाती है संरचनात्मक? इसमें 4 इकाइयाँ पाई जाती है। 1 2 3 4, 4 इकाइयाँ पाई जाती है। उन 4 इकाइयों में से क्या होती है? 2 तो क्या होती है आपके भारी, ठीक है, कि 2 भारी और आपके बड़ी क्या पाई जाती है? श्रृंखलाएं पाई जाती है कि 2 भारी बड़ी और आपके 2 हल्की व छोटी क्या पाई जाती है? आपके पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई श्रृंखलाएं पाई जाती है। किसकी बनी हुई? पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड का मतलब होता है जो प्रोटीन के बीच में बंध पाया जाता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। और
बहुत सारे पेप्टाइड बंध मिलकर बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो ये आपकी इसमें क्या होती है, 4 श्रृंखलाएं हो गई, 2 भारी व बड़ी, 2 हल्की व छोटी। पॉलीपेप्टाइड की बंधन क्या पाई जाती है, श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, ये श्रृंखलाएं होगी सब। अब उसके बाद में इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई जो भारी है उसको अपन लिख सकते हैं हैवी, एच से, और जो हल्की है इसको अपन लिख सकते हैं शॉर्ट में एल, लाइट है ना, लाइट, एल से। ये बात होगी, डायग्राम में बता दिया, एक हैवी, दूसरी हैवी, लाइट, लाइट। ठीक है, अब आगे देखिए आप, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक भारी व एक हल्की मिलकर क्या बनाते हैं आपके, HL द्विलक बनाते हैं। कि यदि एक भारी H, एक हल्की है, तो इसे क्या बोलते हैं, द्विलक। दोनों जुड़ जाते हैं एक एक करके, इसलिए द्विलक बन जाते हैं। ठीक है, तो एक भारी और एक हल्की मिलकर क्या बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं। इसके आगे देखिए आप कि दोनों, एक प्रतिरक्षी जो होता है, एक प्रतिरक्षी के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके, देखो डायग्राम सिंपल सा, कि ये प्रतिरक्षी होता है बिल्कुल 2 अर्धांशों में हटा हुआ। यदि इसको अपन बीच से अलग करते हैं, 2 अर्धांश बनाएंगे, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एक पोर्शन में क्या पाए जाते हैं, एक HL द्विलक पाया जाता है, मतलब एक हैवी होता है, एक लाइट होता है, द्विलक 2 हो गई। इसमें भी एक H होगा और एक L होगा, तो द्विलक हो गई। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो, दोनों पूरी प्रतिरक्षी में कितने होते हैं, 2 भारी और 2 हल्की आपके क्या पाई जाती है, श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि HL द्विलक जो होता है, यदि इसको समान अर्धांशों में बांटते 2 भागों में, तो एक के अंदर एक HL द्विलक, एक के अंदर एक HL द्विलक पाया जाता है। अब ये दोनों जो श्रृंखलाएं होती है, ठीक, अर्धांश होते हैं, ये दोनों आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो डाई का मतलब 2, ये देखो डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड के बंध के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। और ये भारी और हल्की श्रृंखला होती है, ये भी क्या होती है, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। इस प्रकार से हवा में थोड़ी लटकी होती है, इस प्रकार से ये डाई सल्फाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध है, डाई सल्फाइड बंध। ध्यान रखेंगे कि प्रतिरक्षी के जो अर्धांश होते हैं दोनों किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और प्रत्येक जो भारी श्रृंखला होती है, ठीक है, जैसे ये भारी श्रृंखला है, तो इसमें कितने अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, 440 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्लों से। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, कौन से बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा। और बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। और जो छोटी श्रृंखला होती है, हल्की श्रृंखला होती है, उसमें कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 220 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हो गया। अब आगे देखिए आप कि 220 हो गए। अब देखिए जो भारी श्रृंखला जो होती है वो आपके क्या होती है, इधर NH2 समूह पाए जाते हैं, अमीन समूह किनारे की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सा आपके समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। कहने का मतलब होता है जो भारी श्रृंखला होती है वो किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक समूह में पाया जाता है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भारी श्रृंखला होती है इसमें किससे मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। ध्यान रखने की बात है, ये क्या पाया जाता है इसमें कि जो पॉलीपेप्टाइड की जो भारी श्रृंखला होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कि जो प्रत्येक जो भारी और जो हल्की श्रृंखलाएं होती है, ठीक है, ये 2 भागों में विभक्त होती है। एक भाग जो होता है उसे बोलते हैं अस्थिर भाग, और एक भाग कहलाता है स्थिर भाग कहलाता है। ठीक है, अस्थिर भाग और स्थिर भाग कहलाता है। अस्थिर भाग जो होता है वो आपके क्या होता है, हल्की जो श्रृंखलाएं होती है उसके NH2 समूह की तरफ होता है। कि जो आपके स्थिर भाग जो होता है प्रतिरक्षा के NH2 की तरफ हुआ है, तो ये NH2 यहाँ बना है, तो ये आपके क्या होता है, अस्थिर भाग कहलाता है ऊपर वाला, तो ये अस्थिर भाग होगा। ठीक है, और इसे किस रूप क्या लिखा जाता है, FAB लिखा जाता है शॉर्ट में। और उसके बाद में जो स्थिर भाग होता है उसे लिखा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ये किस तरफ होता है, कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ होता है, इस तरफ पाया जाता है। और इसको किसके द्वारा लिखा जाता है, FC के द्वारा लिखा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप FC बोल सकते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट भाग भी बोल सकते हैं। और अस्थिर जो भाग होता है उसे बोला जाता है वेरिएबल भाग कहा जाता है। तो वे अस्थिर भाग तो होता है NH2 समूह की तरफ, और स्थिर भाग जो होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ पाया जाता है। यहाँ तक आपके क्लियर होगा। और आपको देखो अधिकतर प्रतिरक्षी जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, Y अक्षर की तरह होते हैं, जैसा कि बना हुआ है Y अक्षर की तरह बने पाए जाते हैं। तो इनके बीच में ये उद्गम स्थल है, ये वाला जो भाग होता है इसे कहा जाता है कब्जा भाग या हिंज भाग कहा जाता है। कब्जा या हिंज भाग कहा जाता है।
कौन सा, ये उद्गम स्थल जहाँ से ये अलग हो रही है, ठीक है। और कब्जा या इसे क्या कहा जाता है, आपके हिंज भाग कहा जाता है। अब आप आगे देखिए कि कब्जा या हिंज भाग जो होता है ये बहुत क्या होता है, लचीले होते हैं। क्या पाए जाते हैं, लचीले होने के कारण जो ये हिंज वाला भाग होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हिंज वाला भाग जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, अस्थिर भाग के, तो ये स्थिर भाग है यहाँ तक है, तो अस्थिर भाग के क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ छोटे अणु समाहित हो जाते हैं। क्या समाहित हो जाते हैं, स्थिर भाग के छोटे अणु समाहित हो जाते हैं। और छोटे अणु जो ये समाहित होते हैं, और छोटे अणु समाहित होकर क्या कार्य करते हैं, ये आपके अभिक्रिया में मदद करते हैं। किस अभिक्रिया में, प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया में मदद करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये लगी, ये जो भाग है बनाए मैंने से, ये इस प्रकार से, ये इसे बोलते हैं एंटीजन निधारक भाग। एंटीजन निधारक भाग मतलब ये सिर्फ प्रतिरक्ष इतना बड़ा होता है, लेकिन एंटीजन से कहाँ से जुड़ेगा, सिर्फ इन पोर्शन से ही जुड़ेगा और किसी से नहीं जुड़ता है। इस प्रकार से प्रतिरक्ष की संरचना पूरी होती है, ठीक है। अब एक और वापस देखो, मैं फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ आपको प्रतिरक्षी संरचना के बारे में कि वे प्रतिरक्षी है, अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। इसके अंदर दो भारी, ये लंबी वाली या बड़ी कह सकते हैं, दो हल्की या छोटी श्रृंखलाएं पाई जाती है, ठीक है, जो किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। और ये यदि मान लीजिए इस प्रतिरक्षी को बीच में से बराबर दो भागों में बांटते हैं, तो ये दो समान अर्धांशों में, आधा अर्धांश पूरा मिलकर एक अर्धांश हो जाएगा, मतलब पूरा मिलकर एक भाग बन जाता है, अर्धांश मतलब आधा भाग। तो इन अर्धांशों के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके HL द्विलक पाए जाते हैं। HL द्विलक मतलब एक H रहेगा और एक L रहेगा, दोनों एक एक पाए जाते हैं, ठीक। जैसे इधर इसको अलग कर दे बीच में, तो ये एक H, ये एक ये L, ये क्या हो गए, दोनों मिलकर द्विलक हो गए। ये H और ये L क्या हो गए, द्विलक हो गए, दोनों मिलकर बन गए। तो कितने हो गए, दो भारी और बड़ी श्रृंखला और दो हल्की और छोटी श्रृंखला। पूरी बात करें इसकी आपके ये प्रतिरक्षी की, तो इसमें कितने, तो इसको ऐसे लिखें H2L2 श्रृंखलाएँ पाई जाती है, ध्यान रखना, H2H2 श्रृंखलाएँ पाई जाती है। उसके बाद कि भी जो अर्धांश जो होते हैं किसके द्वारा होते हैं, डाइसल्फाइड के द्वारा जुड़ी होती है। और श्रृंखला जो भारी और हल्की होती है वो भी किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। जो बड़ी श्रृंखला है, ठीक है, भारी श्रृंखला है और बड़ी है, उसमें कितने मिनोमोल पाए जाते हैं, 440। छोटी होती है उसमें कितने पाए जाते हैं, 220 पाए जाते हैं। और इनके किनारों की तरफ, ऊपर की तरफ NH2 समूह जुड़ा होता है, नीचे की तरफ क्या जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। और इसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है अस्थिर भाग, एक होता है स्थिर भाग। स्थिर भाग को किसके द्वारा लिखा जाता है, FC के द्वारा, स्थिर भाग को FAB के द्वारा। जो स्थिर भाग होता है वो किस तरफ पाया जाता है, NH2 समूह जिस तरफ होता है वहाँ पे स्थिर भाग पाया जाता है, और कार्बोक्सिलिक समूह जिस तरफ होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, स्थिर भाग पाया जाता है। और ये जो आपके वाई आकृति संरचना है प्रतिरक्षी की, तो ये वाला जो भाग कहलाता है इसे क्या कहते हैं, हिंज या कब्जा भाग कहा जाता है। ये आप क्या होता है, यहाँ पे आसानी से मुलायम होता है, इसलिए इसमें अस्थिर भाग के कुछ अणु जुड़ते हैं जो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में योगदान देते हैं। और ये जो बना रखे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या कार्य करते हैं, आपके एंटीजन निधारक क्षेत्र होते हैं, मतलब प्रतिरक्षी एंटीजन को यहीं पे जुड़ते हैं और उनमें क्या होती है, आपस में क्रिया होती है और एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।